अलीगढ़ में गुड़िया की निर्मम हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा एक मूक विरोध मार्च निकाला गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई छोटी बच्ची के साथ अमानवीय हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर शहर के अघोरिया बाजार चौक से मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक विरोध पैदल मार्च निकाला, जिसमें काली पट्टी लगाकर मुंह बंद करके इन लोगों ने पैदल मार्च निकाला, जो अघोरिया बाजार चौक से शुरू होकर कल्याणी चौक तक गया। दरअसल इन लोगों की मांग है जो इस घटना के आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। कार्यक्रम का यूपी में जो घटना घटी है अलीगढ़ के अंदर जो है 2.5 साल के मासूम बच्चे के साथ जो बलात्कार हुआ है, उसी के विरोध में जो आज काला पट्टी मुझे बांध कर विरोध प्रदर्शन से 30 मई को जब FIR रिपोर्ट दर्ज हुआ है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी जिला में थी। अगर वो सही तत्परता से काम करती तो शायद आज हम लोग के साथ आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि सरकार जो है SIT टीम गठन की है, लेकिन SIT टीम तो बहुत अनेकों केस तक चल रही है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है। हम यही चाहेंगे सरकार से कि इसको सर्वोच्च न्यायालय के जुडिशियल के द्वारा जो है न्यायाधीश के द्वारा तुरंत जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो आगे चलकर जो मासूम बच्चों के साथ जो घटना घटित हो रही है वैसा दोबारा ना हो। कल्याणपुर के मनियापुर में राइस मिल के जलते हुए राख को सड़क किनारे फेंक दिया जा रहा है, जिससे कई पेड़ बर्बाद हो रहे हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मनियापुर गांव के रोड किनारे कृतिका राइस मिल के राख को वैसे ही फेंक दिया जाता है, जिससे पेड़ पौधा सब सूख रहे हैं। इस राख से कई व्यक्तियों के पैर भी जल चुके हैं, जिसमें ताजा तरीन एक मामला है दिनेश महतो का, जिनका दोनों पैर इस राख के कारण जल गया है। राख ऊपर गिर गए, उसी में कहाँ काम करते हैं? बाजार में रिक्शा चलाते हैं। राख मिल वाला राख गिरे, राख मिल का सलाद गिरे थे। राइस मिल है तो जहाँ तहाँ कचरा कर देता है। कचरा कर देते हैं। राख हम कितना भी पकड़ लिया है। कहाँ पे ये पकड़ा? दुर्गा मंदिर है ना चानकपुर के, यही के बगल में फेंका है। सुपौल पुलिस ने हरियाणा के 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित मीना कृष्णा होटल में SDO विद्यासागर के नेतृत्व में छापेमारी किया, जिसमें छापेमारी दल के साथ सदर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मंडल, किशनपुर थाना अध्यक्ष उदय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस छापेमारी में हरियाणा के 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। क्या सूचना मिली थी सर? हाँ, अफवाह सूचना मिली थी, फिर बाद में गोपनीय सूचना मिली, मेरे व्हाट्सएप पर भी आया कि एक हरियाणा नंबर की गाड़ी है HR 12L 1896, जिस पर कि जो किशनपुर में गाड़ी पकड़ी गई थी उसी से संबंधित शराब का पैसा लेने आए हैं। उन्हें ये पता नहीं था कि हम लोगों के द्वारा गाड़ी पकड़ी गई है, और उसी सिलसिले में हम लोगों को बताया गया कि हरियाणा नंबर की गाड़ी है और रणबीर के साथ 2 और लड़के हैं जो मीना कृष्णा होटल नंबर 108 में ठहरे हुए हैं। इसके आधार पर मैंने उदय किशनपुर थानाध्यक्ष और सुपौल थानाध्यक्ष को बुलाया और सम्मिलित रूप से छापेमारी किया, और जिसके नतीजतन ये 2 लोग पकड़े गए हैं जो मुख्य रणबीर हैं, वो हम लोगों की गिरफ्त से बाहर हैं। और हम लोग और भी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं कि ये लोग कैसे क्रेटा गाड़ी से कैसे एस्कॉर्ट करके उस गाड़ी को लाए थे और गाड़ी को छोड़ के चले गए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि गाड़ी जब हम लोग पकड़ लिए तो ये लोग छुप करके और वेट एंड वॉच कर रहे होंगे कि जब पुलिस शिथिल हो जाती है तो हम लोग निकल जाएंगे। ये साक्ष्य का और भी साक्ष्य हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, और ये बिल्कुल कल्प्रिट हैं। जो शराब का जो खेप आया था वो इन्हीं लोगों के मदद से आया था। ये लोग जो यहाँ का कुछ शराब माफिया हैं जो कि 108 नंबर रूम में जा कर के इन लोगों से और भी बात कर रहे थे कि हमको भी खेप दीजिए वगैरह वगैरह, जो कि हम लोग वहाँ के CCTV से कल खंगालेंगे, आज भी खंगालेंगे। एक व्यक्ति खंगाल रहे हैं, तो बाकी हम लोग सूचना देंगे कौन सारे लोग यहाँ आकर के इनसे ये कर रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल ही हरियाणा से चल के आए हुए हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ी क्रेटा, जिससे कि एस्कॉर्ट करके उस हरियाणा से ही वो ट्रक चली थी, जयप्रकाश चौधरी जी की ट्रक, जो कि हम लोग पकड़े थे। उस पर शायद 200 या कुछ ऐसे पेटी पकड़े थे, करीब 1700-1800 लीटर हम लोग दारू पकड़े थे, और रॉयल स्टैग और इंपीरियल ब्लू। 2 लोग पकड़े गए सर?
हाँ, 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है रणबीर, वो उसकी भी तलाश है, वो भी इन लोगों के साथ ठहरा था। हम लोग फिर जा रहे हैं उसी तलाश। मुजफ्फरपुर से परीक्षा देकर आ रहे 2 बैंक अधिकारी को समस्तीपुर में गोली मार दी गई। मुजफ्फरपुर से 2 बैंक अधिकारी परीक्षा देकर लौट रहे थे। समस्तीपुर में मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के चक्कर में दोनों को गोली मार दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बैंक कर्मी के पीठ में मारी गई है गोली, वहीं दूसरे के हाथ में गोली लगी है। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दोनों SBI बैंक का परीक्षा देकर आ रहे थे। आदित्य और श्याम किशोर, वो दोनों SBI का परीक्षा देकर आ रहे थे बैंक की। उसी दौरान बता रहे हैं कि बाइक छीनने के दौरान गोली मारने की घटना घटी। दूसरा तरफ से मुफस्सिल की ओर होते हुए आ रहे थे, दोनों बरौनी जा रहे थे। सर ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं? एक उजियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले और एक दूसरे हैं जो बरौनी के रहने वाले। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे सर? ये पूसा से बैंक में एग्जाम देकर आ रहे थे, बैंक का एग्जाम। मुजफ्फरपुर से? हाँ। कहाँ पे गोली मारा गया सर? हाथ पे लगी है। कहाँ पे? घटनास्थल सर? घटनास्थल उसी रोड में है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि कहाँ पर एग्जैक्ट घटना घटी है, क्योंकि अभी हम लोग PO पर जा रहे हैं। समस्तीपुर में 2 हत्याओं के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। हिंदू पुत्र संगठन के निस्वार्थ सिपाही साथी सनातन रक्तदान समूह समस्तीपुर के साथ नियमित रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाने वाले सबके प्रिय उज्जवल भाई की हत्या के साथ ही मंटून यादव की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही प्रशासन को धिक्कारा भी गया। पुलिस ने 3 दिन का समय लिया था अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं, जिसके विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद आगे चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक इसके हत्यारों को हम लोग खोजवा नहीं लेते हैं प्रशासन के द्वारा, तब तक हम प्रशासन को चैन से जीने नहीं देंगे। अपराधी को सजा देने के लिए क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? फांसी को सजा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? फांसी का सजा देना चाहिए। भैया को गोली मार के हत्या कर दिया गया है, इसलिए। कब? 5 तारीख को ईद के दिन। कहाँ पर? जितवारपुर FCI दुकान के पास। क्या मांग करते हैं? जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाए और फांसी दिया जाए। सुपौल में बस और मोटरसाइकिल के टक्कर में 2 व्यक्ति बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के श्यामनगर आमहा के बीच सहरसा से आ रही तेज रफ्तार बस मुन्ना डिलक्स ने 1 बजे के आसपास मोटरसाइकिल सवार 2 आदमी को टक्कर मार दी, जिसमें मोहम्मद नूर शाह एवं उसके छोटे भाई अकबर शाह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है जो बस और मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई थी। मोहम्मद हैदर शाह, घर रामपुर। से क्या मामला है? ये यहाँ पे बस जा रहा था, इधर से 2 बज रहा था, तो काम करके बांस काटा के जो है लेबर से वो आ रहा था खाने के लिए। तो दोनों आदमी आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? घर पिपरा से आ रहा था घर खाने के लिए से। पिपरा में क्या करते हैं? वो बांस कटा रहा था। अच्छा। बांस का और लकड़ी का काम करता है मेरा पापा, तो बांस कटवा के आ रहा था खाने के लिए। तो 2 बजे या लमसम 2:30 बज रहा था। तो जिस साइड राउंड था वहाँ पे ऊंचा है, ऊंचा है, उसके ये साइड से बस अपने साइड वाला राउंड साइड छोड़ के दूसरे साइड धर लिया। जिस साइड में ये बस जा रहा था मोटरसाइकिल, उस साइड चले आए। थोड़ा सा फिर जो गाड़ी का हैंडल काटा, उसके बाद वो ठोकर मार। बस कहाँ से आ रही थी? बस आ रहा था सहरसा से। कहाँ जाने वाला था बस? ये राघोपुर जाने वाला। अच्छा, क्या कौन है वो आपको? मेरा पापा। पापा का नाम क्या हुआ? नूर मोहम्मद। उम्र कितना हो? उम्र 55 साल। तो गाड़ी पे कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। कौन कौन? और मेरा बड़ा छोटा चाचा है और मेरा पापा था। अच्छा, चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम मोहम्मद अकबर शाह। मुन्ना नामक बस से आगे एक्सीडेंट हो गया है। दोनों काफ़ी घायल हैं। जी सर। दोनों के इलाज के लिए नर्सिंग होम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हम लोगों ने इस विषय में जो भी सरकारी प्रावधान मदद भी करेंगे। हॉस्पिटल को भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है जी सर कि आप इसको भरपूर जो भी ज़रूरत है
इसको चिकित्सा करें, इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करें, चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। नरकटियागंज में एक 35 वर्षीय युवक का अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। नरकटियागंज रक्सौल रेलखंड के देवलिया कब्रिस्तान के पास एक 35 वर्षीय युवक का लाश मिलने से सनसनी फैल गया। व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के पास से कुछ नशीली गोली बरामद भी हुआ है। मौके पर जीआरपी पुलिस बल एवं इंस्पेक्टर देवानंद राउत ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे के रॉड से चेहरा और पेट पर हमला किया गया हो। बेतिया में एसएसबी की तरफ से निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एसएसबी 44वीं बटालियन मुंगराहा बीओपी के द्वारा गोनहा प्रखंड अंतर्गत आदिवासी थारू बहुल क्षेत्र के सिट्ठी पंचायत में मंडिया ग्राम स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों पशुओं को जाँच कर पशुपालकों को दवा दी गई। वहीं मौके पर कमांडेंट राजेश टिक्कू, मुंगराहा बीओपी इंचार्ज प्रेमजीत कुमार, पिरारी के सब इंस्पेक्टर बीएनपी जादव के साथ सैकड़ों पशुपालक उपस्थित थे। फिर हमने पिछले साल कार्यक्रम आयोजित किया था ITI इसमें हमने बाइंडिंग वगैरह सिखाया। तो इसका लड़कों को बुलाया, कई लोग आए, कई लोग अब्सेंट हुए, फिर आए, फिर गए। 4 दिन आएगा, 2 दिन छुट्टी करेगा, फिर 4 दिन आएगा, तो कितना उसमें छूट जाता है। थोड़ा कमिटमेंट के साथ चाहते हैं बच्चे ताकि सीखे तो उसका फायदा उठा अपनी जो रोजी रोटी होती है। हमारा तो ये रहता है कि जो बेरोजगार आदमी है उसके लिए कार्यक्रम चलाना है ताकि वो जो कितना टाइम हो गया? बेतिया में घटिया निर्माण को लेकर सीओ बिफर पड़े। नरकटियागंज अनुमंडल के गोनहा प्रखंड के डगरोल पंचायत के वार्ड नंबर 3 के भटहावा तुला में नहर के पानी से प्रभावित दर्जनों घरों का निरीक्षण अंचलाधिकारी राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बढ़ाया। अंचलाधिकारी ने बताया जो प्रथम दृष्टया यह जल संसाधन विभाग की गलती है। नाला निर्माण में विभाग के अभियंताओं द्वारा गलती की गई है, जिसका ये परिणाम है। एक मसाला सही जो है बनाया है, अभी ही जब क्रय कर रहा है तो इसमें तो सारा पैसा सरकारी एकदम जो है लूटपाट हुआ है इसमें। सर उधर तो समझिए कि बस्ती में उस सबको देखिए इसका गाढ़ा पहले यही था। राजधानी पटना के ग्रामीण एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ आवश्यक जानकारी साझा की। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना कार्यालय में प्रेस वार्ता कर ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि रविवार को स्थानीय पुलिस ने गोविंदपुर बाजार से सटे पुनपुन नदी से 2 पुराना शव बरामद किया। शव को पानी से बाहर निकाले जाने पर किसी शव के सिर या अन्य किसी अंग के कटे हुए नहीं थे, बल्कि दोनों शव काफी सड़गल गए थे। शव काफी पुराना प्रतीत हो रहे थे। पहले जैसे ही पुनपुन नदी में 3 कटा हुआ सिर बरामद होने की खबर उमड़ी तो मीडिया से लेकर पुलिस महकमे तक अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने सोचा जो पुनपुन नदी से बरामद शव कहीं उस कटे हुए सिर का शव न हो, लेकिन ये सब दूसरा निकला। वह फतुहा थाना अंतर्गत पुनपुन नदी में 2 लाश बरामद हुए थे। उस संबंध में कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करनी थी आपके माध्यम से। पहली कि ये जो 2 लाश मिले हैं ये पूर्व में जो 3 सिर बरामद हुआ था उससे संबंधित नहीं है। दोनों लाश में मतलब हेडलेस नहीं है, दोनों में सिर मौजूद हैं। और दूसरी बात कि ये लाश काफ़ी पुराने हैं, 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। काफ़ी बुरी हालत में सड़ा गला लाश है, ये काफ़ी पुराना है। ये इस संबंध में मामला दर्ज किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम की इसमें मदद ली जा रही है।
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसके उपरांत जो होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राथमिक दृष्टिया क्या लग रहा है, किस तरीके से हत्या किया गया है? कुछ आधार हत्या है, गोली मार हत्या है? इस पर अभी विशेष कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी में इंजरी को देखना मुश्किल है, क्योंकि लाश पूरी तरह से सड़ा और गला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। सर, पहचान हो पाई है किसकी? अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पहले तो ऐसा मिसिंग वगैरह कुछ था, कुछ आपके यहाँ उसमें से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि पूर्व में मिसिंग मामले में से है कि नहीं। अभी उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि पूर्व में जो मिसिंग कंप्लेंट्स हैं उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी से क्या? जी, इसमें एक है वो पुरुष का प्रतीत होता है और दूसरा वाला महिला का प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें साड़ी लपेटा हुआ था। करनी सेना ने घोषणा की है जो वो समाज के हित में लगातार अपना काम करती रहेगी। करनी सेना सर्व समाज के हित को संरक्षित करने व धर्म संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्य करेगी। बिहार प्रदेश करनी सेना की कार्यकारिणी की बैठक में ये घोषणा की गई। इस बात की घोषणा उमेद सिंह करीरी ने की। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि करनी सेना सर्व समाज के हित को संरक्षित करने और धर्म, इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में कार्य करेगी। आज की हम लोग की बैठक कार्यकारिणी की बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें 19 जिले से लोग आए हुए हैं। सभी को आज कार्यकारिणी का मनोनीत पत्र दिया जाएगा और अपने अपने जिले में अपने अपने विस्तार की रणनीति तैयार किया जाएगा। किस तरह से कैसे काम करना है, किसी भी तरह से किसी भी पिछले वर्ग हो या अगले वर्ग हो या कोई भी सता रहा है किसी को, उसके लिए करनी सेना हर समय तत्पर रहेगी। इसके बैठक के लिए अभी 19 जिले से लोग आए हैं और ये 15 से 20 दिन अगले महीना में ये 40 जिला में हमारे संगठन तैयार हो जाएंगे। मैं आप लोग के माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये संगठन करनी सेना हर जो लोग को परेशानी में रहते हैं उसके लिए तत्पर रहेंगे और तत्पर हैं। इसी के माध्यम से आपको जनाना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा करनी सेना सभी समाज को लेकर चलेगी और समाज को आगे उत्थान करेगी। देखिए, जिस करनी सेना को आप जानते हैं वो एक क्षत्रिय समाज के लिए अब तक कार्य करती रही है। 3 महीने पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजपाल सिंह जी अम्मू और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय किया कि हम केवल क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए कार्य करें और करनी सेना को इस रूप में विस्तारित करें कि कहीं भी शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग दिखे तो उसकी सेवा में हमेशा अगर कोई तत्पर मिले तो इस राष्ट्र में करनी सैनिक मिले। इसीलिए आज इस करनी सेना को विस्तारित करने के लिए केवल क्षत्रिय समाज से 36 कौम की क्षत्रिय इस करनी सेना का विस्तार करने के लिए आज बिहार प्रदेश की मीटिंग रखी गई है। सर, बिहार में कहाँ से लोग आए हैं? बिहार के अध्यक्ष जी हमारे साथ बैठे हैं, आपको पर्टिकुलर जगहों के बारे में वो बताएंगे। 19 जिलों से यहाँ लोग आए हैं और पर्टिकुलर उसकी जानकारी आपको यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी धीरेन्द्र जी बैठे हैं, वो दे देंगे। मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ करनी सेना के। मोटा मोटी धर्म, संस्कृति और इतिहास के संरक्षण के लिए हम लोग पिछले 13 साल से करनी सेना संघर्ष कर रही थी और वंचित लोगों के लिए भी हम लोगों ने कभी जाति नहीं देखी। जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा करनी सेना और करनी सैनिक तैयार रहे। हमने इसको वृहद रूप देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देते हुए हमने कहा कि जब भी जहां भी किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति अगर पीड़ा में है तो उसकी पीड़ा को हल करने का काम आज के बाद में करनी सेना बिहार में भी करने वाली है। बिहार का दायित्व आपके सामने हमारे ऊर्जावान साथी बैठे हैं, धीरेन्द्र सिंह जी संभाल रहे हैं। हमने इनको ये जिम्मेदारी दी है कि आज तक हम क्षत्रिय की बात करते थे, आज के बाद में क्षत्रिय का मतलब बहुत साफ होता है, क्षय से त्राण जो कराता हो, जो सब लोगों की हानि से हिफाजत कर पाता हो, वो क्षत्रिय। और ये दायित्व हमने आपको दिया है और आपको निवेदन किया है कि आप बिहार में इस पूरे कार्यभार को विस्तारित करें, लोगों में बांटें और लोगों में जागरूकता लाएं कि क्षत्रिय का काम जो मूल रूप से होता रहा, जो हमारे पुरखे करते रहे, हम गाय बचाने के लिए गर्दन कटाते रहे, हम मंदिर बचाने के लिए गर्दन कटाते रहे, काटते रहे, हमने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए हजारों गर्दनें कटवा ली। हम पुनः अपना वो मूल काम करने के लिए करनी सेना के माध्यम से काम करने लगे। आज इसी को लेकर के बिहार के प्रदेश स्तर की ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मैं प्रभारी बिहार का मनोनीत हुआ हूँ। राष्ट्रीय लेवल से उमेद सिंह करीरी मेरा नाम है
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का भी मेरा दायित्व है और उसके साथ ही बिहार का प्रभारी भी मुझे मनोनीत किया गया। हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किस स्वरूप में कैसे हम लोग इस करनी सेना को विस्तारित करके छत्तीसगढ़ में विश्वास पैदा करें कि जब शासन प्रशासन की निजी और राजकीय गुंडागर्दी होगी तब कोई और आपके साथ खड़ा होनी है। करनी सेना और करनी सेना के लोग आप लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं। पटना के होटल पनास में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अभिनंदन किया गया। का विषय है आने वाला समय योग के माध्यम से हम लोगों के विचार में परिवर्तन करके एक नए भारत का निर्माण हम सब करेंगे और निश्चित रूप से योग विचार ही परिवर्तन करता है। कहते हैं महर्षि पतंजलि कि योगा अनुष्ठानात अशुद्धि छया। मन में आएगा शरीर की अशुद्धि क्या है, तो उन्होंने शरीर की बीमारियों को 5 क्लेश बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशः। ये 5 जो क्लेश है, जो अविद्या, अस्मिता, जिसको माननीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम जो इस विचार को लेकर के भारत को यशस्वी बनाने में लगे हैं, उस विचार को अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पर स्वागत हो सकता है, सबसे बड़ी अगर उपलब्धि मिल सकती है, तो वो योग के माध्यम से हो सकता है। हम लोगों ने विचार योग के माध्यम से डाल सकते हैं और इधर सरकार अपने कार्यों को लेकर के आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से हम संयुक्त रूप से एक नए सुबह का आगाज करेंगे। और किसी ने कहा भी है कि एक न एक समा अंधेरे में जलाए रखिए, भारत का सुबह होना है, बस माहौल बनाए रखिए। इन्हीं विचारों के साथ एक बार मैं फिर अपने यशस्वी माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री जी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बड़ी सोच बनी। अब अभी देखिए देश कैसे बदला। पहले योग को लेकर जितनी चर्चा होती थी, योग करेंगे नहीं करेंगे, आज मोदी जी ने कहा योग को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और दुनिया के 190 सहित देशों में जीवन में योग को प्राथमिकता दी। आज सऊदी अरेबिया में भी योग होता है, आज यूएई में भी योग हो रहा है, आज चीन में भी योग हो रहा है, आज जापान में भी योग हो रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, हर शहर में योग का खेल है। तो योग के प्रति आकर्षण, क्योंकि योग शरीर को स्वस्थ करता है, योग मन को प्रसन्न करता है और योग आपकी बुद्धि को भी चेतन तरीके से एक स्फूर्ति देता है। और मैं अयोध्या आपके जहन में कई घटना के पास में गया, मैं आपका अभिनंदन करूंगा आपकी टीम का कि हर जगह पता नहीं कि आपके शिक्षक योग करा रहे हैं, लोग आते हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो बहुत अभिनंदन का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में संपन्न हुई, जिसके बाद पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया को ब्रीफ किया। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जदयू कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था जो जदयू 4 राज्यों में स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। जिस 4 राज्यों में जदयू विधानसभा चुनाव लड़ेगी उसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। केसी त्यागी का मुख्य रूप से यह कहना है कि जो 4 राज्य हैं जिसमें जदयू अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से इन 4 जगहों पर कोई गठबंधन नहीं रहेगा। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उसमें सबसे महत्वपूर्ण इस तरह का महागठबंधन के लोगों ने भी और कुछ लोगों ने भी वातावरण पटना से बाहर बनाया हुआ है, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्पष्ट मत है और एक बार उसको फिर दोहराते हैं कि हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के पार्ट नहीं।
2002 विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर के नीचे श्री नीतीश कुमार जी के उतना ही मजबूती से हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार का क्यों नहीं करता, और ये पहली बार नहीं है। मैं अपने मित्रों को याद दिला दूं कि पिछली बार भी जब सरकार बनी थी पटना में, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उस समय भी जुलाई 2017 में सरकार हुई थी एनडीए की यहाँ पर, और वही 2019 में चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा लगभग 2 ही साल तक हमें मंत्रिमंडल में कोई स्थान केंद्र सरकार ने नहीं मिला था, और पटना में बिहार सरकार ने प्रपोज में जितने उनके विधायक हैं उसके हिसाब से जितने हमारे विधायक थे हैं उसके हिसाब से पहली एलजेपी का कोई विधायक नहीं था। रामविलास जी के भाई भारत जी को एलएलसी बना करके प्रोपोर्शनल से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने का काम नीतीश जी ने या फिर इस सरकार ने किया, और अपने ये जो चर्चाएं हुए सब कर रहा है। जेडीयू की तरफ से किसी का नाम नहीं दिया गया, मैं कैटेगरिकली फिर कह रहा नाम चलता, अमुक नाम आगे थे, अमुक आगे थे, अमुक आगे। ये नाम कब दिए जाते हैं जब प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। अमित शाह जी की और उनकी जो पहली मुलाकात है उसमें उन्होंने कहा कि हमारा बहुमत भी है, और लेकिन हम दिल्ली एडजस्ट कर रहे हैं, सब कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, इसमें 18 शामिल है और जेडीयू भी शामिल है। तो बहुत पोलाइटली पहले ही नीतीश जी ने मना करते कि ये संभव नहीं। फिर उन्होंने अपने महामंत्री बिहार के इंचार्ज को भेजा, तो भी नीतीश जी ने बहुत पोलाइटली मना। तिवारा फिर 20 तारीख को शपथ ग्रहण के दिन भी अमित शाह जी का फोन आया और उन्होंने चाहा कि हम मंत्रिमंडल का हिस्सा, उस दिन भी हमने साथ मनाएंगे। अब ये जो प्रचार कई जगह चलता है उसके लिए मैं आपसे फाइनली कहना चाहता हूँ, जेडीयू ने न 1, न 2, न 3, न 4, न रामचंद्र बाबू, न संजय झा, न कोई और किसी का नाम लेकर के पार्टी ने नहीं इस तरह का किया, क्योंकि वो मॉडल नहीं है। इसलिए व्यक्तियों के नामों को लेकर के भी जो चर्चा है की वो भी समझ उसकी नौबत नहीं है कि मैं किसको बनाना है किसको नहीं। लिहाजा इस पर विराम आज उन्होंने फिर खुले लगा दिया कि हम केंद्र सरकार के हिस्से नहीं होंगे, लेकिन जैसे पूरे समय हमने समर्थन दिया था पिछली बार लगभग 2 साल एक भी मंत्री हमारा नहीं, और हमारे 8 और 10 उस समय सांसद के सारे नेता जितने भी डिसीजन थे कैबिनेट के जो राज्यसभा लोकसभा में आते थे, ऐसे ही हमारा बाहर से समर्थन इस सरकार को जारी रहेगा। एनडीपी का पार्ट ऑफ द एनडीए। बिहार का मैंने आपको बता दिया चुनाव यहाँ पर पूर्ण नहीं, इसलिए सारी गलतफहमियों को नए सिरे से हम खारिज करें। जो चर्चाएं, अफवाहें, विस्तृत कैंपेन, सरेंडर कैंपेन जो भी चलता है वो सब नहीं कोई नहीं जा रहा। हम 100 से ज्यादा मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इसके लिए 170 जिस व्यक्ति ने पूरी गर्मियों में 171 मीटिंग की है उस व्यक्ति के बारे में, और कहने वाले कौन है? पूरे बिहार की जो सत्ता है महागठबंधन तो उस दिन खत्म हो गया, उस दिन हम बाहर आए सारा चुनाव उनका बिहार केंद्रित था, नीतीश कुमार केंद्रित था। उन्होंने केंद्र की सरकार से कम और हम लोगों पे जाने चढ़ाए पूरे चुनाव भतीजा प्रतिमान चर्चा करके बातचीत करता रहा। आज राहुल जी कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी कर रहे हैं, और दूसरे नेताओं के नाम सबका नाम लेने जरूरी नहीं, वो खुद ही परशुराम होते। महागठबंधन के सारे नेता परशुराम बने हुए कह रहे कि नीतीश जी आए और नेतृत्व करें। पहले हम परशुराम बना रखे तो खुद ही बन गए।
the leader of the Pratulani Ravani, Rajvanshpal, Shivanand Tiwari, Jitan Ram Maji, ... इसलिए इनकी बातों में, इनके अफवाहों में भी हम उससे भी इनकार करते हैं। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद पर ली है। जन अधिकार पार्टी की समीक्षा बैठक में पप्पू यादव ने अपनी हार की जिम्मेदारी ली है। वहीं महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन धर्म को नहीं निभाया, कांग्रेस एवं अन्य दल के साथ विश्वासघात किया है। राज्य की जनता के साथ भी आरजेडी ने विश्वासघात किया है। तेजस्वी अपने अहंकार में डूबे रहे, जिस कारण महागठबंधन की करारी हार हुई। हमारा चुनाव मैं भक्त के रूप में काम किया 5 साल। मेरे लिए जनता भगवान थी। देश में सबसे अधिक लोकसभा के भीतर क्वेश्चनर और डिबेटर पप्पू यादव। उस आवाज को बिहार में बंद करने की हर संभव कोशिश वर्तमान आरजेडी और वर्तमान आरजेडी के बिचौलियों ने किया। सेवा और मदद और न्याय संघर्ष की वर्तमान आरजेडी की लड़ाई रणजीत रंजन, पप्पू यादव और कन्हैया को खत्म करने की। दरभंगा में कीर्ति झाजाद, मधुबनी में फातमी या शकील जी, झंझारपुर में मंगनीलाल मंडल या अन्य लोग, शिवहर में रामा सिंह या अंगेज सिंह, मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी। जन अधिकार पार्टी आगे बढ़ेंगे। कि बिहार का जो विकल्प है 2020 का, वह बिहार के जनता के हित में कैसे मजबूत हो, यह आज प्राथमिकता है, यह आज आवश्यक है। और यह विकल्प बिहार की जनता वर्तमान के गैर लालू आरजेडी के से अलग ही हो सकता है। बिहार की जनता का विश्वास खो दिया है वर्तमान की आरजेडी। बिहार के दलितों का विश्वास खोया है वर्तमान आरजेडी। बिहार के मुसलमानों का विश्वास खोया है वर्तमान आरजेडी। बिहार के युवाओं का विश्वास खोया है वर्तमान आरजेडी। बिहार के सेकुलर सोच के लोगों का विश्वास खोया है वर्तमान आरजेडी। विश्वासघात किया है बिहार के करोड़ों युवाओं और महिलाओं के साथ। इसीलिए हम कांग्रेस नेतृत्व से मिलेंगे और 2020 की लड़ाई एक मजबूत गठबंधन के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। पदाधिकारी इंक्लूडेड राज्य कार्यकारिणी पूरी यूनिट आज भंग कर दी गई है। ये 2 प्रस्ताव मूल प्रस्ताव लिए गए हैं और तीसरी बात यह आई कि साहब पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 31 अगस्त को तय की जाए, जिसमें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जाए। उसमें आज साथियों ने राय दी है पूरी सर्वसम्मति से कि पप्पू यादव जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी जाए। बिहार में कांग्रेस की हार को लेकर सदाकत आश्रम में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई करारी हार को लेकर बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में जिलाध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के 4 जिलाध्यक्ष शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, सीवान, अररिया और शेखपुरा के जिलाध्यक्ष शामिल हैं। कांग्रेस सांसद और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दरभंगा सीट कांग्रेस को न मिलने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल का सीट
हमारा जीता हुआ सीट था। अगर कीर्ति आजाद को यह सीट मिलता तो जीत पक्की थी। कहीं न कहीं कमजोरी थी, खामियां थी, तभी इस तरह के रिजल्ट हुए हैं। अब उसका आकलन करेंगे, तमाम जिलाध्यक्षों से हम अपनी अद्यतन स्थिति लेंगे, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हमारी क्या स्थिति थी, इन तमाम बातों का आकलन कर करके हम आपको बताएंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के कई नेता और प्रवक्ता मीडिया के सामने आए। वही हमारा मेन एजेंडा है, उसी पर चर्चा होगी, उसी पर जितने हमारे प्रदेशों से लोग आएंगे, कैसे हमारा जो संगठन का और विस्तार किया जाए, कैसे संस्था और बढ़ाई जाए, उस पर सब चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में अच्छी सफलता मिली है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 7 सीट जीते हैं और समझिए करीब 10% हम लोगों को वोट दिया है और वहाँ फॉर्मली हम लोगों को वहाँ पर जो हमारा क्षेत्रीय दल है, स्टेट में हमारी मान्यता मिल चुकी है। झारखंड का चुनाव है, आगामी विधानसभा का चुनाव, इस पर भी चर्चा चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, कश्मीर का चुनाव है, इस सब पर चर्चा होगी विस्तार से। सर, प्रशांत किशोर को लेकर काफी चर्चा तो कल ही मुख्यमंत्री महोदय ने सब बात बता दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो हमारी रूटीन बैठक है और हमारा जो सदस्यता का अभियान चल रहा है ना 3 साल का, उसी पर चर्चा होगा और साथ ही चूँकि अब चुनाव जो होता है तो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है, उस पर बैठक होना। बाकी की बातों की हम चर्चा कर रहे हैं, वो एजेंडा में नहीं है, वो एजेंडा में नहीं है वो सब। कल तो साहब सब बात को स्पष्ट कर चुके हैं। प्रशांत किशोर बात पर तो कल वो बोल चुके हैं। प्रशांत किशोर हमारे नेता मुख्यमंत्री ने कहा है एनडीए इंटैक्ट है और अगले 2020 में लोगों ने चेक कर लीजिए जो टारगेट है 200+ वो एनडीए भाजपा जेडीयू के गठबंधन से इस दफा बिहार प्राप्त की जाएगी। उसी की मीटिंग है, कार्यकर्ताओं को इस बात का टास्क। अच्छा, प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा है, के साथ आपकी सहयोगी पार्टी है जेडीयू, पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति, पार्टी में किसी पद पर आसीन व्यक्ति के भी अपने निजी व्यवसाय होते हैं। प्रशांत जी का वो अपना निजी व्यवसाय है, उनकी एक कंपनी है जो कंपनी चलती है, बाकी पार्टी के जो उपाध्यक्ष है वो अपनी है। लेकिन क्योंकि सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर हम और अपने आप को कैसे सशक्त और मजबूत कर सकें, राष्ट्रीय पार्टी कैसे न, उस पर चर्चा होगी और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसको क्या आपके एजेंडा में प्रशांत किशोर भी है? प्रशांत किशोर का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे, तो उनका बोल ही चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, कल गिरिराज सिंह ने ये कहा कि सार्वजनिक मंच से एनडीए के नेताओं को हमको नहीं डांटना चाहिए, डांटना है तो कमरे में बुला कर डांट ले। ये उनका अपना है, उनको भी सार्वजनिक रूप से किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। आपने भी डांटा था उनको? नहीं, आप देखिए, हमने डांटा नहीं था, हमने कहा था कि भाई ऐसी बातों का प्रयोग क्यों किया जाए जिसमें आपकी खटास हो। ये बहस का मुद्दा है कि राजनीतिक रूप से ये सही है कि नहीं, ये बहस का मुद्दा है और हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर निर्णय करेंगे उचित। आपके क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर उचित निर्णय क्या? अब जब हम किसी पार्टी में हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब निर्णय होगा उसका हम पालन करना। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने दिल की बात मीडिया के सामने रखी। आदमी कोई जीतता है तो बाकी सभी हारते हैं। देश में एक पार्टी कोई जीतती है, बाकी लोग हारते हैं, या कोई एक गठबंधन जीतता है, बाकी दूसरा गठबंधन हारता है। यही जनतंत्र की परंपरा है। इस इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए के लोगों ने भारी बहुमत हासिल की है। हमारा जो गठबंधन था यूपीए का, उसको कम सीटें मिली हैं, तो स्वाभाविक है कि हम, लेकिन हमने जो आज जिस विषय पे आपसे बात करने की चाहता हूं मैं, वो है कि हम बहुत स्पष्ट रूप से मानते हैं कि राजनीतिक दलों की जीत हार हमेशा होती रही, लेकिन इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी हार हुई है मेरे ख्याल में, वो भारत के चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हार हुई। जो प्रतिष्ठा टीएन शेषन जी के समय में, जो प्रतिष्ठा एमएस गिल जी के समय में जो प्राप्त की थी इलेक्शन कमीशन ने, उस पर इस चुनाव में वो उस स्टैंडर्ड पे
खड़े नहीं उतर पाए। आरोप लगते रहे हैं राजनीतिक तौर पे, लेकिन अभी एक वेब पत्रिका है द क्विंट ने इलेक्शन कमीशन के साइट से ही लेके एक लेख लिखा कि 373 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोकसभा की 373 जो सीट्स हैं उन पे इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है कि वोट कितने डाले गए और वोट की गिनती कितनी हुई, इसमें फर्क है। कहीं वोट कम डाले गए, गिनती ज्यादा वोटों की हुई, कहीं वोट ज्यादा डाले गए, गिनती कम वोटों की। और ये रिपोर्ट किसी दूसरे की नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। जब क्विंट पत्रिका ने सवाल जवाब शुरू किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया और 3 दिन के बाद वो जो आंकड़े थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पे उनको डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप लोग सब जानते हैं और आप भी वो काम करते हैं, हम सब लोग करते हैं कि कोई बात अगर इंटरेस्टिंग लगी तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। उस क्विंट पत्रिका में ने उसका स्क्रीनशॉट है कि वोट ज़्यादा पड़े, गिनती कम वोटों की क्यों हुई, वोट कम पड़े, गिनती ज़्यादा वोटों की। ये किसी इलेक्शन में पहले नहीं हुआ। और जो बातें बहुत होती रहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में 120 सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश की और 40 बिहार की। 120 में से 119 सीटों पर आंकड़े नहीं मिलते हैं इलेक्शन कमीशन के। ये एक ऐसा विषय है कि अगर जनतंत्र पर हमारे सवालिया निशान लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन से लोगों की आस्था उठ जाएगी, तो हमारे देश पर इससे बड़ा संकट कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर हमारे चुनाव की पद्धति पर लोगों के मन में शंका हो जाएगी, लोगों को ये हो जाएगा कि साहब हम वोट किसी को देंगे, गिनती किसी के वजह पर हो जाएगी। मैं कोई बिहार की या फिर मधुबनी लोकसभा या फिर दरभंगा लोकसभा की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उनकी अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़ा उन्होंने ही डाला था, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। ये एक ऐसा गंभीर विषय है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर साफ आना चाहिए खुल के। इलेक्शन कमीशन में जब ये सवाल उठाए गए तो उनका स्पष्ट स्थिति देश के सामने, क्योंकि अच्छे जज की क्या परिभाषा है कि जो न केवल न्याय करे बल्कि लोगों को लगे भी कि न्याय कर रहा है, इसलिए उस पद्धति में लोगों का विश्वास बढ़ता है। तो हमारे देश के जनतंत्र के लिए ये बहुत घातक होगा। उस पत्रिका का वो लेख है मेरे पास, आप जिसको जिसको कहेंगे मैं व्हाट्सएप पर ये कर दूंगा। पूछते रह गया इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने एक और बहुत खतरनाक बात कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जब ये आरोप लगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी ने कह दिया कि घोस्ट भूतों ने वोट नहीं दिया है, आदमियों ने ही वोट डाला है। तो भूत तो गड़बड़ियां करते नहीं है, गड़बड़ियां भी तो इंसान ही करते हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना स्पष्टीकरण देने के बजाय, अपने पे से संदेह हटाने के बजाय, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संस्था है संवैधानिक, तो लोगों को उस पर विश्वास होना चाहिए। जिस दिन हमारे देश के लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से खत्म हो जाएगा, उस दिन से, इसलिए हम इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से, और वैसे भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इन परिस्थितियों को, बहुत से हो रहा है कि कितना ईवीएम की कितनी मशीन बनी और कितना ये हुआ, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब की भी चर्चा हो रही है, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि जिस इलेक्शन कमीशन ने अपने साइट पर लिखा कि 370 से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में वोट्स की डिस्क्रिपेंसी है लोकसभा क्षेत्रों में, 543 में, बिहार यूपी में 120 में से 119 सीटों पे गड़बड़ी है।
बेगूसराय में बढ़ते अपराध को लेकर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बेगूसराय में बढ़ते अपराध से नाराज विश्वकर्मा समाज के लोगों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बताया कि पिछले दिनों चाहे वह खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के राजीव शर्मा हत्याकांड हो या विभूतिपुर के रितेश शर्मा हत्याकांड, चाहे बुलबुल कुमारी छोटू शर्मा हत्याकांड हो, हर तरफ केवल हत्या ही हत्या हो रहा और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रही है। बहुजनों पे अत्याचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले विगत 1 महीनों की अगर बात करें तो बेगूसराय में खोदानपुर थाना क्षेत्र में पहली घटना सरकारी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर राजीव शर्मा की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए आता है आपको सदर अस्पताल, और उसका पोस्टमार्टम जो है सही से नहीं किया जाता है। जब हमारे संगठन के लोग पूछता है जिसका कारण क्या है, जब शरीर पे कोई निशान नहीं है तो जवाब नहीं दे पाती है सदर अस्पताल, और फिर से उसका दोबारा पोस्टमार्टम होता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है राजीव शर्मा की हत्या प्री प्लानिंग था, उसमें खोदामनपुर थाना सहित बेगूसराय सदर अस्पताल के कुछ जो प्रशासन है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। उस घटना में हम लोग के आंसू नहीं पूछता है तो विभूतिपुर थाना क्षेत्र में समस्तीपुर में पड़ता है, एक लड़का रितेश शर्मा की हत्या जो है पीट कर रात में कर दी जाती है, उसमें भी प्रशासन हाथ में हाथ धर के बैठती है। वो घटना भी अभी खत्म नहीं हुआ था कि बेगूसराय में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में बुलबुल कुमारी की हत्या कर दी जाती है, और 2 छोटी छोटी बच्ची जो 3 साल और 1.5 साल 1 साल की है, वो बच्ची भी गायब है और लाश अभी तक प्रशासन ढूंढ नहीं पाई है। तो अपराधी को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है। इस घटना के बाद, ये घटना 18 मई को है, और इस घटना के बाद तुरंत बाद जो है 3 जून को रितेश सुमन शर्मा उर्फ छोटू शर्मा का हत्या पहले तो पीटा जाता है भर रात, और उसके बाद जो है उसको किरोसिन तेल से आग लगा के जिंदा जला दिया जाता है। और भगवानपुर थाना जो है जब अधमरा रहता है तो सदर अस्पताल में भर्ती करती है, लेकिन जिसको जलाया जाता है उसका बयान तक नहीं लेती। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।